अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बेटा आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक है ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन। टॉपिक है हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसको जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की वो वाइब्रेशन जो किसी फोर्स के ज़ेरे असर हो या जिसके ऊपर कोई रेजिस्टिव फोर्स जो है वो एक्ट कर रही हो, उस ऑसिलेशन को, उस वाइब्रेशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की वो वाइब्रेशन या ऑसिलेशन जो किसी रेजिस्टिव फोर्स के ज़ेरे असर हो या जिसके अंदर रेजिस्टिव फोर्स भी मौजूद हो। रेजिस्टिव फोर्स वो फोर्स जो बॉडी की मोशन को अपोज करती है, रेजिस्ट करती है, उसको हम रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं। तो रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो उसकी वाइब्रेशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। इसके अगर हम ये थ्योरी है, इसको आपने याद नहीं करना लेकिन सिर्फ समझना है ताकि आपको नेक्स्ट जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो आसानी से समझ आ जाए। इस थ्योरी को आपने एक दो दफ़ा पढ़ लेना है। मज़ीद इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली इनडेफिनेटली अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। वाइब्रेटिंग मोशन आइडियल सिस्टम की बगैर जो है किसी भी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी के इनडेफिनेटली मीन्स लगातार होती रहती है एक जैसी वाइब्रेशन, जो विद द हेल्प ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स की जो रिस्टोरिंग फोर्स जो है या विद द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स है। अगर बॉडी के अंदर कोई रेजिस्टेंस या बॉडी के ऊपर कोई रेजिस्टेंस या मुखालफत उसकी कोई भी फोर्स मौजूद नहीं है तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करता रहेगा। प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड द मोशन। आम सिस्टम की बात करें, जैसे कोई मशीन चल रही है, कोई और वर्किंग वाइब्रेशन मोशन है, आपके पास कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो वहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो ज़रूर होती है। और कहीं पर जो है ऑब्जेक्ट्स की आपस में फ्रिक्शन ना हो तो फिर एयर फ्रिक्शन तो हर जगह ही मौजूद है। सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट इनडेफिनेटली। तो वो सिस्टम की जो ऑसिलेशन है वो एक जैसी नहीं होती, वेल डिफाइन नहीं होती। द फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी। फ्रिक्शन जो है ऑब्जेक्ट्स की मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसकी वजह से कोई बॉडी जो है मोशन करती है या कोई वर्क करती है। द सिस्टम एज टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड। तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? डैम्प्ड, यानी कि मोशन जो है बॉडी की वाइब्रेशन जो है कम होती जाती है। आप सिंपल पेंडुलम अपने पास घर बनाएं, देखें, आप रस्सी को बांधें किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ और उसको लटका दें, अब उसको वाइब्रेट करवाएं तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद उसकी जो है वाइब्रेशन जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो बॉडी जो है वो रुक जाएगी। ऐसा एयर फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो एयर जो है यहाँ पर रेजिस्टिव फोर्स का काम करती है। अब इसने ये जो आपको एक डायग्राम भी दिखाई है, इसको वैसे देख लें, आपके एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है। आपकी जो वेव की जो मोशन जो है वो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम से कम होता जा रहा है। अब हम आते हैं इस टॉपिक के जो याद करने वाला पार्ट है, इसको याद कैसे करना है और इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं। ये जो ऊपर वाला जो पैराग्राफ है इसको सिर्फ आपने एक दो दफ़ा अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है, समझ लेना है कि इसमें कहने की क्या कोशिश की जा रही है। और जो याद करना है, जो एग्जामिनेशन में आता है, वो अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा डिफाइन डैम्प्ड ऑसिलेशन। एक क्वेश्चन ये आ जाता है जिसमें आप नीचे ये जो बॉक्स के अंदर डेफिनेशन है सिंपल वही लिखेंगे। या फिर दूसरा जो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड अक्सर आता है वो आता है डिफाइन डैम्प्ड ऑसिलेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो इसमें एग्जांपल के तौर पर जो है हम शॉक अब्जॉर्बर की एग्जांपल लेंगे। और अगर सिर्फ सिंपल डेफिनेशन आपको आ जाए कि डिफ़ाइन डैम्प्ड ऑसिलेशन तो फिर आपने सिर्फ नीचे जो बॉक्स के अंदर डेफिनेशन है वही लिखनी है। और अगर साथ में एग्जाम्पल का पूछा हो कि डिफ़ाइन डैम्प्ड ऑसिलेशन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल या विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, तो आपने उसमें ये शॉक ऑब्जर्वर वाली एग्जाम्पल कोट कर देनी है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, The oscillation of a system in the presence of some resistive force are called damped oscillation। किसी रेजिस्टिव फोर्स के ज़ेरे असर जो बॉडी की ऑसिलेशन होती है उसको हम जो है डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। या किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी के अंदर या किसी मुखालफत की मौजूदगी के अंदर जो बॉडी वाइब्रेट करती है या मोशन करती है उसको हम क्या कहते हैं जी?
डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको एक स्विंग की देता हूँ। जैसे बच्चे जो हैं वो स्विंग के अंदर झूल रहे होते हैं, अगर रास्ते में कोई बच्चा उसको पकड़े या हल्का हल्का हाथ लगाए तो आप देखते हैं कि वो स्विंग का जो है वो उसका एम्पलीट्यूड जो है या जितना वो डिस्टेंस आगे और पीछे कवर कर रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो हाथ लगाना या उसको रोकने की कोशिश करना वो रेजिस्टिव फोर्स बन जाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो ऑसिलेशन जिसमें कोई रेजिस्टिव फोर्स भी मौजूद हो, कोई मुखालफत करने वाली फोर्स भी हो, उस ऑसिलेशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। अब अगर हम शॉक अब्जॉर्बर की बात करते हैं, शॉक अब्जॉर्बर की अगर डायग्राम को देखा जाए तो ये आप पहले इसकी डायग्राम देख लें शॉक अब्जॉर्बर की। इसके ऊपर जो है इसका एक ऊपर वाला पार्ट जो है वो कार की फ्रेम के साथ अटैच होता है, और उसके अंदर नीचे जो है ये आपको जो डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं ये स्प्रिंग्स होते हैं। ये स्प्रिंग जब गाड़ी जो है जंप लगता है या मोटर बाइक को जंप लगता है तो कंप्रेस, ये जो आपको शेडेड सी लाइन नज़र आ रही है इनके अंदर ये फिर आगे ट्यूब सी होती है जिसके अंदर जो है शॉक अब्जॉर्बर आपके होते हैं। तो शॉक अब्जॉर्बर का मेन जो पार्ट है ये पिस्टन और लिक्विड, ये काम जो है असल आपका जो शॉक अब्जॉर्बिंग का काम जो है जो जो जंप को कम करता है या आपकी जो गाड़ी को जर्क लगते हैं उसको कम करता है या उसकी शिद्दत को कम करता है, वो ये दो चीज़ें जो हैं ये मेन काम करती हैं, आपका पिस्टन और ऑयल। इसकी वर्किंग मैं पहले ज़ुबानी आपको बता देता हूँ कि जैसे ही वो गाड़ी जंप के ऊपर से जाती है तो ये पिस्टन जो है इस ऑयल के अंदर मूव करना शुरू कर देता है। अगर ऑयल मौजूद ना हो तो पिस्टन ज़ोर से नीचे जाकर टकराए तो आपको जो है वो जो गाड़ी बम्प या जंप के ऊपर से गुजरती है तो बहुत ज़ोर से झटका फील हो। लेकिन क्योंकि पिस्टन ऑयल में मूव करता है तो ऑयल जो है पिस्टन की जो एनर्जी है उसको अपनी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से पिस्टन जो है स्मूथली या स्लोली नीचे जाता है और नीचे जाकर टकराता है, जिससे आपको जो है वो जंप या आपको जो जर्क है वो कम फील होता है। तो अब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं कि इसको आपने कैसे याद करना है। शॉक अब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड मोशन। शॉक अब्जॉर्बर जो है किसी ऑटोमोबाइल के अंदर जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डैम्प्ड मोशन की या डैम्प्ड ऑसिलेशन की। अ शॉक अब्जॉर्बर कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन मूविंग थ्रू अ लिक्विड। एक शॉक अब्जॉर्बर जो है ये एक पिस्टन पर कंसिस्ट करता है जो कि एक लिक्विड जो कि आमतौर पर जो है ऑयल जो है शॉक अब्जॉर्बर ऑयल के नाम से आपको शॉप से वो ऑयल मिलता है, तो उन दो चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट करता है। द अपर पार्ट ऑफ द शॉक अब्जॉर्बर इज़ फर्मली अटैच टू द बॉडी ऑफ द कार। ऊपर वाला जो पार्ट है शॉक अब्जॉर्बर का ये साथ उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, ये गाड़ी के ऊपर वाले हिस्से से फ्रेम के साथ अटैच होता है। When the car travels over a bump, जब गाड़ी एक जंप या बम्प के ऊपर से गुजरती है on the road, the car may vibrate violently। तो अगर ये शॉक अब्जॉर्बर ना हो तो गाड़ी बहुत शदीद किस्म से वाइब्रेट करेगी, आपको जर्क लगेंगे। द शॉक अब्जॉर्बर डैम्प्ड दीज वाइब्रेशन। ये पिस्टन और ऑयल का जो सिस्टम है जिसको हमें शॉक अब्जॉर्बर का नाम दिया, ये गाड़ी की वाइब्रेशन को फिर स्लो कर देते हैं, कम कर देते हैं या डैम्प कर देते हैं। डैम्प का मतलब यहाँ पर कम करने के में लेंगे। एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी। अब इसकी जो वाइब्रेशन की जो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी उसको हम ऑयल की एनर्जी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल। तो जिसकी वजह से आपको जो है वो जर्क कम फील होता है। जो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी पिस्टन की वो ऑयल अपने अंदर अब्जॉर्ब करके उसको हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बाज़ का आपने सुना होगा कि कहते हैं कि शॉक के ऑयल लीक हो गया जिसकी वजह से जो है गाड़ी जब आप चलाते हैं या मोटर बाइक चलाते हैं शॉक में से आवाज़ भी आती है। वो इसी वजह से कि उसमें से अगर ऑयल लीक हो जाए तो फिर वो वाइब्रेशन ज़्यादा होती है और फिर नीचे जब पिस्टन जाकर टकराता है तो उससे आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होती है। तो फिर एक दफ़ा बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने जो याद करना है डैम्प्ड ऑसिलेशन वाला, जो फर्स्ट पैराग्राफ मैंने रीड आउट किया है उसको आपने सिर्फ पढ़ना ही है। अच्छे तरीके से एक दफ़ा पढ़ के उसको समझने की कोशिश कर लें आप, और उसको समझने के बाद जो डेफिनेशन है या जो क्वेश्चन आपका पेपर में आता है वो दो तरीक़ों से आता है। बाद का सिंपल पूछ लेता है कि डिफ़ाइन डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो आपने इस पिन ये जो बॉक्स वाली डेफिनेशन है उसमें ये कोट कर देनी है। साथ आप लिख दें कि जो शॉक अब्जॉर्बर इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। और अगर क्वेश्चन बाद का इस तरीके से भी आ जाता है डिफ़ाइन डैम्प्ड ऑसिलेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, तो उस एग्जांपल में आपने फिर ये शॉक अब्जॉर्बर वाली एग्जांपल जो है वो कोड करनी है। जब अगर वो वर्ड यूज़ करे एग्जांपल का तो आपने ये सारा लिखना है, और अगर सिर्फ डिफ़ाइन ऑसिलेशन आ जाए तो फिर नीचे बॉक्स वाली जो है वो सिर्फ आपने डेफिनेशन लिख देनी है।
नेक्स्ट जो है हमारे पास वेव मोशन जो है, इसको हम स्टडी करेंगे। वेव मोशन की सिर्फ डेफिनेशन ही आपने याद करनी है। ये दो एक्टिविटीज़ हैं, इनको आपने जो है सिर्फ पढ़ लेना है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन एक्टिविटीज़ में क्या होता है वो हम देख लेते हैं। अभी आपको मैं पढ़ के भी बता देता हूँ और इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। एक्टिविटी 10.1 के अंदर क्या है, पहले हम इसको देख लेते हैं। डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक टब है जिसको हमने पानी से भरा हुआ है। एक रबड़ कॉक आपने उसके किनारे के पास या किनारे से थोड़ा सा दूर रख दिया है। फिर आप क्या करेंगे कि पेंसिल या स्टिक के साथ आप पानी के अंदर जो है स्टिक या पेंसिल को इन आउट बार बार करेंगे, जिसकी वजह से पानी के अंदर जो है वेव्स क्रिएट होंगी, और ये वेव्स जो हैं जो पेंसिल जिधर आप लगा रहे हैं पानी में वहाँ से दूसरे किनारे की तरफ जाती हुई आपको फील होंगी। फिर आप देखेंगे कि जो कॉर्क जो है वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ ऊपर और नीचे, जैसे वेव उसके साथ टकराती है वो ऊपर और नीचे मूव करता है, लेकिन अपनी जगह जो है वो चेंज नहीं करता। इससे पता हमें चलता है जो पानी के अंदर वेव्स पैदा हो रही हैं वो उसमें जो है सिर्फ अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, अपनी जगह को छोड़ नहीं रहे। यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन सिर्फ आपके पानी के पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं। वैसे देखने पे हमें यही फील होता है कि पानी की वेव्स जो हैं जहाँ पर आपने वो स्टिक लगाई या पेंसिल लगाई वहाँ से क्रिएट होकर दूसरी साइड तक जा रही हैं, लेकिन हकीकत में वो पानी के जो पार्टिकल्स जो हैं ऊपर और नीचे वाइब्रेट होते हैं। अपनी वाइब्रेशन अगले पार्टिकल को, वो फिर उससे अगले को, इस तरीके से जो है वो वेव फील होता है कि जहाँ से पैदा हो रही है वहाँ से दूसरे किनारे तक जा रही है, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ ऊपर और नीचे जो है पानी के पार्टिकल्स जो हैं मूव करते हैं और आगे की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस एक्टिविटी को अगर हम पढ़ें तो आपको फिर इसकी अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगी। डिप वन एंड ऑफ द पेंसिल इनटू अ टब वाटर एंड मूव इट अप एंड डाउन वर्टिकली। आप पानी से भरा हुआ टब लें, उसके एक एंड के अंदर जो है पेंसिल को डिप करें और उसको वर्टिकली ऊपर और नीचे अप एंड डाउन मूव करें। द डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल प्रोड्यूस वाटर वेव्स विच मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। तो डिस्टर्बेंस जो है उसके अंदर पैदा होगा रिपल्स की फॉर्म के अंदर, जो कि जहाँ से आप स्टिक लगा रहे हैं वहाँ से आपको दूसरी साइड पे जाता हुआ फील होगा। When the wave reaches a small piece of cork floating near the disturbance, it moves up and down about its original position while the wave will travel outward. तो जब ये वेव्स जो हैं रिपल्स जो हैं पैदा होती हुई कॉर्क तक जाएंगी तो उस कॉर्क को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करवाएंगे, जो कि पानी की जो वेव उसको ऊपर नीचे मूव करती हुई आगे ट्रेवल कर जाएंगी। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉर्क इज़ ज़ीरो। अब जो कॉर्क का नेक्स्ट जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है यानी कि अपनी कितनी की जगह चेंज की वो देखें तो वो ज़ीरो होगी। जिस जगह पर आपने रखा है वो वेव्स पैदा होने के बाद भी उसी जगह पर आपको नज़र आएगा, सिर्फ वो अपनी मेन पोजीशन से ऊपर और नीचे वाइब्रेट करता हुआ नज़र आएगा। द कॉर्क रिपीट इट्स वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर और नीचे जो है वो कॉर्क अपनी वाइब्रेटरी मोशन को जो है रिपीट करता होगा। ऐसे ही एक्टिविटी जो है आपकी 10.2 है। इसमें आपने एक रस्सी लेनी है, उस रस्सी के ऊपर एक पॉइंट पी फिक्स कर लें और वहाँ पर निशान लगा लें रस्सी के ऊपर, वो पॉइंट आपका पी हो जाएगा। अब रस्सी के एक किनारे को आप दीवार के साथ बांध दें, दूसरे किनारे को आप अपने हाथ में पकड़ लें, और आप जब उसको जो है हिलाएंगे या उसके अंदर वेव पैदा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो वेव आप अपने हाथ से पैदा कर रहे हैं वो आपके हाथ से होती हुई दीवार तक पहुंचेगी, लेकिन जो पॉइंट जो है पी वो आगे मूव नहीं करेगा, बस वो ऊपर और नीचे आपको वाइब्रेट करता हुआ नज़र आएगा। पॉइंट पी अपने मेन पोजीशन के आगे और पीछे ऊपर और नीचे जो है वो मूव करेगा, लेकिन अपनी जगह को चेंज नहीं करेगा। इस डायग्राम के अंदर दो टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, क्रस्ट और ट्रफ। वेव जिस चीज़ के अंदर पैदा होती हैं या जिस चीज़ की मदद से ट्रैवल करती हैं उसको हम जो है मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियम। वेव जिस चीज़ में पैदा हो रही हैं या जिस चीज़ की मदद से आगे मूव कर रही हैं या ट्रांसफ़र हो रही हैं उसको हम मीडियम का नाम देते हैं। तो मीडियम के पार्टिकल्स जो आम हालत से ऊपर हो जाते हैं उनको हम क्रस्ट कहते हैं, और जो मीडियम के पार्टिकल आम हालत से नीचे आ जाते हैं उसको हम ट्रफ कहते हैं। मज़ीद क्रस्ट और ट्रफ की आगे प्रॉपर डेफिनेशन जो नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास आएंगी वहाँ पर इसको कम्प्लीटली हम डिस्क्राइब भी करेंगे। यहाँ पर क्रस्ट और ट्रफ मेंशन किया था तो इसलिए मैंने कहा बच्चे कंफ्यूज ना हो, पता चल जाए कि वेव के पार्टिकल्स या जो मीडियम के पार्टिकल जिधर वेव पैदा हो रही है जो आम हालत से ऊपर होंगे, रस्सी वैसे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जब वेव पैदा होती है तो रस्सी का एक पोर्शन ऊपर, फिर नेक्स्ट लम्हे में वो पोर्शन नीचे। तो जब वो पोर्शन ऊपर जाएगा तो उसको हम क्रस्ट कहेंगे, और जब वो नीचे आ जाएगा तो उसको हम
ट्रफ कहेंगे। तो बेटा ये दोनों एक्टिविटीज़ जो हैं 10.1 और 10.2 ये आपने बस इनको रिवाइज़ करना है, समझने की कोशिश करनी है। याद करने वाली जो डेफिनेशन है वो आपकी नेक्स्ट पेज के ऊपर है। ये वेव की डेफिनेशन है जिसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। वेव की डेफिनेशन अगर देखें, अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच काजेज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। एक वेव डिस्टर्बेंस है, बिगाड़ है किसी भी मीडियम के अंदर। जैसे कि पानी में वेव पैदा कर रहे थे तो पानी मीडियम था, रस्सी में वेव पैदा हो रही है तो रस्सी मीडियम है। तो डिस्टर्बेंस हो रही है, उनके पानी के आपने देखा पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव करते हैं तो वो डिस्टर्ब हो रहे हैं अपनी पोजीशन से। तो वेव को डिस्टर्बेंस का ही नाम देते हैं, जो कि मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन जो है वो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द उसकी वजह से पैदा होता है। और ये वाइब्रेशन जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होती है कि जितने, ये नहीं कि एक साइड पे पार्टिकल ज़्यादा टाइम में जो है वाइब्रेट कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम जो है उनकी वाइब्रेशन का टाइम कम हो जाता है, टाइम पीरियड सेम रहता है। तो वेव की डेफिनेशन अगर आ जाए डिफाइन वेव तो आपने यही लिखना है। वैसे तो वेव सिंपल आप कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, लेकिन प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो आपने यही वाली मेंशन करनी है। A wave is a disturbance in the medium which causes the particle of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time। कि वेव जो है वो मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस है जो कि मीडियम के पार्टिकल्स को अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे या मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करने पर मजबूर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कि टाइम के इंटरवल जो है वो चेंज नहीं होंगे। एक पार्टिकल में जितनी वेव्स जो है जिस ड्यूरेशन के अंदर पैदा हो रही हैं थ्रू आउट द मीडियम वो उसी ड्यूरेशन में आगे को ट्रैवल करेंगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वेव्स की दो टाइप्स हैं, एक आपकी जो है मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं, दूसरी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये दो कैटेगरीज हैं वेव की, एक आपकी मैकेनिकल वेव और दूसरी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन देखें, वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। वो वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए, प्रोपिगेशन का मतलब है यहाँ से आप आगे जाने के लिए, पैदा होने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, जो आपको इजी लगता है। प्रोपिगेट करने का मतलब यही आएगा कि तरसील करनी है वेव। तो वेव जो जिसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए, अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, उस वेव को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। वो वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए, प्रोपिगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, उनको हम जो है मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव्स आर वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। जो वाटर वेव्स हैं वो वाटर मौजूद ना हो तो वो क्रिएट ही नहीं हो सकती। इसके बाद जो आम एग्जाम्पल है जो साउंड वेव्स, अगर आप वैक्यूम के अंदर बोल रहे हैं जितना मर्जी शोर करें तो आपके अगर वहाँ पर एयर नहीं है तो एयर जो है साउंड के लिए मीडियम का काम करती है, तो साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रैवल नहीं करेंगी। और दूसरा जो है स्ट्रिंग के अंदर जो वेव या स्प्रिंग के अंदर वेव हैं वो तभी पैदा होंगी जब आपके पास वो स्ट्रिंग या स्प्रिंग मीडियम के तौर पर मौजूद हो। तो वो वेव्स जो कि ट्रांसफ़र होने के लिए या जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप वाटर वेव, साउंड वेव्स जो हैं ये दो एग्जांपल जो है कोट कर सकते हैं। वैसे आपने स्प्रिंग और स्ट्रिंग वाली वेव्स का भी जहन में रखना है। नेक्स्ट जो दूसरी डेफिनेशन है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन और कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो जितनी भी तकरीबन आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आजकल जो हैं जो वेव्स के ऊपर काम करती हैं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, टेलीविज़न है, रेडियो है, ये सब जो हैं इनको सिग्नल्स जो मिलते हैं वो वेव्स की फॉर्म के अंदर मिलते हैं और उन सिग्नल्स वाली वेव्स को जो है वो मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो वो वेव्स जिनको अपनी प्रोपिगेशन के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उन वेव्स को हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। कि जैसे कि अगर आप देखते हैं कि जहाँ पर कहीं क्रिकेट मैच हो रहा है तो वहाँ पर जो है उसको लाइव दिखा रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग करते हैं और वो फ़ौरन स्पेस में जाती है। अब आपको पता है स्पेस के अंदर वैक्यूम है, वहाँ पर एयर भी मौजूद नहीं है, तो वहाँ से सैटेलाइट से फिर आगे नेक्स्ट आप तक पहुँचाई जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स जितनी भी तकरीबन है, रेडियो वेव्स हैं, टेलीविज़न वेव्स हैं, एक्सरेज हैं, हीट है, लाइट है, ये सब वेव्स जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल हैं।
तो वो वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इसकी भी डेफिनेशन आपने जो है याद करनी है, साथ में आप 3-4 एग्जांपल इसकी कर सकते हैं। रेडियो वेव्स हैं, टेलीविज़न वेव्स हैं, एक्सरेज, हीट एंड लाइट, ये सब जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन है। ये दोनों जो हैं वेव्स की टाइप्स, बाद का अलग अलग इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स, बाद का आ जाता है डिफाइन टाइप्स ऑफ वेव्स, तो वहाँ पर आपने ये दो ही टाइप्स लिखनी है। और कभी कभार इनके दरमियान डिफरेंस भी आ जाता है, तो डिफरेंस में भी आपने इनकी डेफिनेशन लिख देनी है। सेकंड पॉइंट में आपने लिखेंगे दे रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन, मैकेनिकल वेव्स दूसरी साइड पे लिख दें दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, और तीसरे पॉइंट के अंदर जो है आप इसकी एग्जांपल को कोट कर देंगे। उम्मीद है कि बेटा आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।